कनाडा का वीजा रिफ्यूज होने के बाद भी ना आपको आसानी से स्टडी परमिट मिल सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा भी 2 बार रिफ्यूजल आया था और तीसरी बार में वीजा आया था, वो भी 10 दिन में। अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको कहूंगा कि अगर आपका रिफ्यूजल आ गया है, आज ही अपना कंसल्टेंट चेंज कर देना। बिल्कुल भी उसके साथ आप ये मत सोचना कि वो आपका कोई भाई है, कोई बहन है, या कोई आपका रिलेटिव है। बातें बहुत मीठी करते हैं कंसल्टेंट्स, इनके साथ बात यही होती है कि ये इतनी मीठी आपके साथ बातें करेंगे, लगेगा कि सबसे बड़ा शुभ चिंतक ही यही है आपका। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है ना, इनको सिर्फ अपना मनी, अपना प्रॉफिट दिखता है। वीजा रिफ्यूज हो जाए ना तो सीधी सी बात है कि कंसल्टेंट जिम्मेदार है उसके लिए आपका। बताता हूँ कैसे। जब भी आपका वीजा रिफ्यूज होता है ना तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन जो मेन रीजन होता है ना वो होता है कि एसओपी। कंसल्टेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को बताते नहीं है कि उनका केस कैसा है, कैसे उनको रिप्रेजेंट करना है इमिग्रेशन को, कैसे इमिग्रेशन को ये इन्फ्लुएंस करना है उनको कि आपको वो स्टडी परमिट दे। आप यकीन नहीं करोगे, एक रिपोर्ट आई थी उसमें पता लगा था कि इंडिया से कम 4 से 5 लाख वीजा एप्लीकेशन कनाडा इमिग्रेशन के पास हर साल जाती है। सोच रहे हो कि एक ऐसा इमिग्रेशन जिसके पास इतनी एप्लीकेशन जाती हैं, वो आपकी एप्लीकेशन क्यों अप्रूव करेगा? कंसल्टेंट्स क्या कहते हैं कि आपकी फाइल में कोई कमी रह गई होगी, बच्चे में कोई कमी रह गई होगी, लेकिन किसी चीज में कोई कमी नहीं होती। आपको उनसे आज ही एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए कि अगर मेरी फाइल में प्रॉब्लम थी तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, और अगर आप ये मेरा केस रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो मुझे आपके पास आने की ही क्या जरूरत है? वीजा अप्लाई करना है, आईआरसीसी की वेबसाइट से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। कॉलेज में एडमिशन लेना है, आप एडमिशन ले सकते हो। तो कंसल्टेंट क्यों? कंसल्टेंट इसीलिए होता है कि वो आपका केस रिप्रेजेंट करे। एटलीस्ट उसको ये पता होना चाहिए कि वो आपका केस कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, सबसे पहले तो मेरे नीचे जो मेल आईडी दी है ना उस पर आप आज ही पिंक कर देना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। लेकिन मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि कंसल्टेंट से क्रॉस क्वेश्चन जरूर किया करो। ये बच्चों में बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, एंड स्पेशली पेरेंट्स वो अपने बच्चों को बहुत रोकते हैं कि कंसल्टेंट से क्रॉस क्वेश्चन ना करो। क्यों ना करो भाई? आपने उनको पैसे दिए हैं, आप अपना इतना पैसा लगा रहे हो, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका ये राइट है उनसे क्रॉस क्वेश्चन करने का। कनाडा पहुंचना ही मोटिव नहीं है। सबसे पहले अगर आपका वीजा भी रिफ्यूज हो गया है तो आज ही आप अपनी एसओपी ठीक कर लेना। और इसके अलावा जो दूसरी चीज है, अपना कोर्स जरूर देखना। क्या होता है कि कई केसेस में क्या होता है कि कॉमर्स का बच्चा होता है, वो उसको ऐसे कोर्स में भेज रहा होता है जो आर्ट्स से रिलेटेड होता है। ये कंसल्टेंट बहुत करते हैं, इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है जो कॉलेज जो इस कोर्स में इनको ज्यादा कमीशन देता है ये उसमें बच्चा धकेल देते हैं। इनको नहीं लेना देना, रिफ्यूजल आया, बच्चे के 6 महीने खराब हो गए। इसलिए रेलेवेंसी जरूर देखना। इमिग्रेशन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंडियन स्टूडेंट्स के साथ यही होती है कि वो अपने आप को प्रूफ ही नहीं कर पा रहे कि भाई वो स्टूडेंट हैं, वो पढ़ाई करने आ रहे हैं। वो क्या प्रूफ करने में लगे रहते हैं कि हमें कनाडा आना है, कनाडा कनाडा नहीं आना है। लेकिन आपको पहले इमिग्रेशन को ये बताना होता है कि भाई आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई ही करने आ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने स्टडी परमिट के लिए अप्लाई किया। अगर आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया, आपके पास ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप लेटर होता है, सब चीजें होती हैं, तो इमिग्रेशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर इंडिया के स्टूडेंट्स, यानी इंडियंस के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको तो ये बहुत अलग नजरिए से देख रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी एसओपी पर ध्यान देना है, उसके बाद आपको किस पर ध्यान देना है, उसके बाद आपको अपने कोर्स पर ध्यान देना है, रेलिवेंसी पर ध्यान देना है। इसके साथ जो सबसे बड़ी बात होती है, आपका केस, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर पूरे दिखाने हैं। कंसल्टेंट्स कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होता, नहीं होता है। आपको टाइज दिखाने होते हैं, अपने फैमिली टाइज, ये प्रूव करने होते हैं इमिग्रेशन को कि आपके फैमिली टाइज इंडिया में है। क्यों? अगर आपके फैमिली टाइज यहाँ होंगे तो सीधी सी बात है, आप इंडिया जरूर वापस आओगे। अगर आपके फैमिली टाइज ही नहीं है तो आप इंडिया क्यों वापस आओगे? इमिग्रेशन को क्या प्रॉब्लम होती है ना, कि अगर आप स्टडी परमिट पे जा रहे हो, आपने स्टडी वीजा के लिए अप्लाई किया है ना, तो आप स्टूडेंट होने चाहिए हो और पढ़ाई करके सीधा अपने देश वापस आओगे। लेकिन ये तो हम सब जानते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो जाते हैं उनका मोटिव यही होता है कि वो वीजा ले लें। इसलिए आपको हमेशा फैमिली टाइज पर वर्क करना चाहिए। आपको उसके लिए सीए रिपोर्ट पर भी वर्क करना चाहिए अगर आप दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों से हो। और अगर आप छोटे शहरों से तो ग्राम ग्राम पंचायत से एक लेटर बनता है जिसमें यह बताया जाता है कि भैया इस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिली है, उसकी इतनी प्रॉपर्टी है, उसकी इतनी इनकम है, उसकी इतनी सेविंग्स हैं। अगर ये बच्चा वहां रहता है तो इसकी फैमिली को उल्टा नुकसान ही है। अगर ये बच्चा वापस आएगा तो फैमिली के लिए प्रॉफिट है, यानी बेनिफिशियल है बच्चे का वापस आना। इसलिए आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि अपने फैमिली टाइज जरूर दिखाना। कंसल्टेंट क्या करते हैं, एसओपी बनवाई, कॉलेज का ऑफर लेटर लगाया, फीस की रिसीप्ट लगाई, बच्चे के एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स लगाया, फटाफट वीजा फाइल कर दो। नहीं,
वीजा एक ही बारी फाइल करना है और एक ही बारी में वीजा मिलेगा। मैं आपको सभी टिप्स दूंगा। अगर आपको इसके अलावा भी कोई हेल्प चाहिए तो मेरी नीचे ईमेल आईडी जो दी है ना, उस पर मुझे पिंग कर देना, सब चीजें आपको मिलेंगी। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और सीधी सी बात है कि भाई कंसल्टेंट्स के चक्कर में मत आना, बहुत बड़े फ्रॉड होते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, इंडिया की जितनी इमेज खराब है ना कनाडा में, सबसे बड़ा रीजन यही है। इनसे बड़ा रीजन कोई भी नहीं है। इसलिए हमेशा अच्छा कंसल्टेंट ढूंढो। अच्छे भी हैं लेकिन बुरे इतने ज्यादा है ना कि अच्छों की आपको गिनती ही नहीं होती है। इसलिए कोई भी हेल्प चाहिए हो तो यू आर फ्री, मेरे से हेल्प मांगना, मुझे बहुत अच्छा लगता है।